गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 डिटर्मिनेंट का देख चुके होंगे। लेक्चर 1 में बताए थे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। लेक्चर 2 में 10 प्रॉपर्टीज बताए हैं डिटर्मिनेंट का। तो बताए थे पिछले लेक्चर में कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज को पहले दिमाग में डाल लेना है। अप्लाई कब और क्यों करते हैं इसका जवाब आज आपको हम देंगे। तो पहले उम्मीद है कि 10 प्रॉपर्टीज को आप लोग समझे होंगे। देखिए, प्रॉपर्टीज क्लियर करने के लिए आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है ये, तो ये देखिए इस डिटर्मिनेंट में जो टर्म है 67, 39, 26 थोड़ा बड़ा टर्म है। अगर हम नॉर्मल वे में इसको एक्सपैंड करके वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। ऐसा नहीं निकल जाएगा वैल्यू, लेकिन कैलकुलेशन टफ होगा। तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के पीछे एक ही टारगेट है कि कैलकुलेशन को आसान करना, और कभी कभी दूसरा टारगेट ये होता है प्रूवमेंट के समय जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट लाने में भी प्रॉपर्टीज कभी कभी मदद करेगा। तो हम लोग प्रॉपर्टीज अप्लाई करके टर्म को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। या तो टर्म को 0 बना देंगे, या टर्म को छोटा बना देंगे, या टर्म को कॉमन बनाएंगे किसी एक रो या एक कॉलम में। अगर हम कॉमन भी लेते हैं तो टर्म छोटा हो सकता है। तो यही मेन 3 टारगेट होता है। टर्म को या तो 0 बनाना, टर्म को या तो छोटा बना देना, या कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करो कि एक रो या एक कॉलम में टर्म कॉमन आ जाए। कॉमन लेने के बाद भी टर्म छोटा हो सकता है। तो चलिए इसी पर हम लोग आज वर्क करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ टर्म बड़ा है, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा बन सकता है अगर डायरेक्ट एक्सपैंड करते हैं तब। पहला टारगेट है कि टर्म को छोटा किया जाए, या 0 किया जाए, या सीधे कॉमन बना दिया जाए। यहां देखिए C1 में 67, 39, 81 टर्म काफी बड़ा है। तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। C1 फर्स्ट कॉलम में चेंज करने जा रहे हैं। तो बताए थे पिछले क्लास में लिखने का ये तरीका होता है। C1 में चेंज कर रहे हैं, तो चलिए चेंज कर रहे हैं। हम C2 के मदद से चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे बताए थे कि दूसरे कॉलम को लाकर एक कॉलम में दूसरे कॉलम को लाकर जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। तो देखिए अगर इसको हम माइनस करेंगे तो कुछ छोटा हो जाएगा। 67 में से 19 माइनस कर देंगे तो कुछ छोटा होगा। लेकिन हम बोले थे कि एक कॉलम में चेंज कर सकते हैं दूसरे कॉलम के मदद से इवन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसमें मेरे पास राइट है, मल्टीप्लाई करके भी हम इसमें माइनस कर सकते हैं। तो अब हम सोचेंगे कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि इसके नजदीक पहुंच जाए, ताकि माइनस करने पर और छोटा हो जाए। तो अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 57, अगर 57 को 67 से माइनस करेंगे तो 10 छोटा हो गया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76, लेकिन नीचे का जो टर्म है 52 थोड़ा आगे बढ़ जाएगा इससे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको छोटा बनाने के लिए C1 में चेंज कर रहे हैं। किसके मदद से? C2 के मदद से। तो क्या किए, 3 से पहले मल्टीप्लाई करके इसके नजदीक ले गए और माइनस कर दिए। तो अब जरा चेंज करना सीखिएगा। पहला कॉलम का भी बात कर रहे हैं। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 को माइनस कर दिए तो 10 बचा। 3 से मल्टीप्लाई किए 39 माइनस कर दिए 0 बचा। 3 से मल्टीप्लाई किए 72 माइनस कर दिए तो 9 बचा। अब देखिए इसके सामने ये टर्म थोड़ा छोटा हो गया। अब इसके सामने अब ये टर्म थोड़ा बड़ा है, तो हम C2 को जैसे है वैसे छोड़ देंगे। अब इसमें भी चेंज करेंगे तो ये छोटा हो सकता है। तो इसी में एक और चेंज करने जा रहे हैं। अब थर्ड कॉलम में क्या चेंज करेंगे? तो ये इसके नजदीक है, मल्टीप्लाई करने का इसमें जरूरत नहीं है।
डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो C3 में चेंज किए C2 को माइनस करके। आप इसमें भी माइनस कीजिएगा तो छोटा हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें माइनस कर दिए तो +2, माइनस कर दिए 1, माइनस कर दिए +2। अब देखिए दो कॉलम में जो नंबर आया इसके सामने बहुत छोटा है। अब आप चाहते हैं कि हम इसको भी छोटा कर दें, ये भी छोटा हो सकता है। अब देखिए, अब इस डिटर्मिनेंट में अभी बड़ा नंबर जो है सेकंड कॉलम में है, यानी कि हम लोग सेकंड कॉलम में अब चेंज करेंगे। तो सेकंड कॉलम में कैसे चेंज करेंगे? तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे तो छोटा हो जाएगा, लेकिन 0 इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएगा, इसलिए इसके मदद से चेंज करेंगे। -C3, ध्यान दीजिएगा C2 में बड़ा नंबर है तो इसको चेंज कर रहे हैं किसके मदद से? C3 के मदद से। अब क्या किया जाए कि इसके नजदीक आ जाए? तो चलिए इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा हो जाएगा। देखिए 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए कि नीचे एक टर्म भी 0 हो रहा है। तो सेकेंड कॉलम में क्या चेंज करने गए? C3 के मदद से। कैसे? 12 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए, तो C1 जैसे है वैसे रहेगा। अब इसमें चेंज है तो चेंज कीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 24, माइनस कर देंगे तो -5, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 12, माइनस कर देंगे 1, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 0। और थर्ड कॉलम जैसे है वैसे रह गया। यहाँ चेंज किस कॉलम में हुआ है? सिर्फ सेकेंड कॉलम। जो चेंज करेंगे उसको बगल में इंडिकेट करना होगा कि क्या चेंज किया गया इस डिटर्मिनेंट में। अब देखिए ये टर्म छोटा हो गया है, आप चाहिएगा तो एक और टर्म को 0 बना सकते हैं। देखिए ये 0 है, ये भी 0 है। अब ये देखिए ये 1 1 है, अगर हम माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 0 हमारे पास हो जाएगा। तो एक बार फिर से सेकेंड टर्म में थर्ड टर्म को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कीजिए तो -7। सेकेंड कॉलम में थर्ड कॉलम को माइनस कर रहे हैं, 0, -2, 2, 1, 2। आप इस स्टेप को यहाँ बचा भी सकते थे, 12 से ना मल्टीप्लाई करके 13 से अगर मल्टीप्लाई करके माइनस करते तो डायरेक्ट ये स्टेप आ सकता था। लेकिन चलिए समझते हैं हम लोग कैसे 0 करना है, कैसे टर्म को छोटा करना है। अभी एक एक स्टेप अप्लाई करना सीखिए प्रॉपर्टीज को। अब आइए एक्सपैंड किसके अलोंग करना है? तो जिस रो या कॉलम में नंबर 0 आ जाए, ज्यादा 0 आ जाए, उसी के अलोंग एक्सपैंड कर देंगे। तो बताइए यहाँ किसके अलोंग एक्सपैंड करना चाहिए? R2 के अलोंग। तो यहाँ लिख देंगे एक्सपैंडिंग अलोंग R2। बताइए R2 के अलोंग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि R2 में 2 0 है। तो अब कैसे एक्सपैंड करते हैं? तो बताए थे आपको, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, आदत डालना है, ये नहीं कि डायरेक्ट प्लस माइनस साइन देना है। कभी कभी गलत रिजल्ट आता है, उससे कैलकुलेशन टफ हो जाता है। एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। हम आपको एक लाइन बताए थे पिछले लेक्चर में कि 0 को लिखने का जरूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसलिए अभी हम आपको समझाने के लिए फिर से लिख दिए हैं, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। हम इसमें नहीं लिख रहे हैं, इसमें नहीं लिख रहे हैं, कारण 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। अब आइए साइन, किस रो का देखना है? साइन सेकेंड रो का। तो याद होगा हम बताए थे कि पहला एलिमेंट प्लस होता है, अल्टरनेट चलता है, तो प्लस के बाद ये क्या होगा? माइनस। तो याद रखिएगा इस रो में जो साइन का ट्रेंड है माइनस प्लस माइनस होता है। सेकेंड रो में, फर्स्ट रो में प्लस माइनस प्लस होता है। सेकेंड रो में अगर एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा? साइन माइनस प्लस माइनस। बीच वाला 0 का हम माइनर नहीं लिख रहे हैं,
सिर्फ किसका लिखेंगे? 1 का। तो बताइए 1 के रो और कॉलम को छुपा दिए, 1 के रो और कॉलम को छुपा दिए, तो जो बचा एलिमेंट क्या बचा? 10 -7 9 -2। अब ये सब तो जीरो हो गया, तो यहां सिर्फ लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -20 -63। ध्यान दीजिएगा, -20 -63, एकदम आदत डालिए इस तरह से लिखने का। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब माइनस करते हैं तो साइन के साथ लिखिए, कभी गलत नहीं आएगा, नहीं तो एक प्लस माइनस से रिजल्ट चेंज हो जाएगा। -20 + 63, अब यहां बचा ये माइनस और इसमें बच रहा है 43, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू -43 होगा। फिर हम बता दें, इस क्वेश्चन को एक आध स्टेप और भी कम करके बना सकते हैं, लेकिन अभी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं प्रॉपर्टीज समझाने के लिए कि प्रॉपर्टीज क्यों लगाते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम बताएं कि प्रॉपर्टीज अप्लाई करने का एक ही टारगेट है मेन, टर्म को छोटा करना, या छोटा यानी और छोटा यानी 0 हो जाए, या टर्म कॉमन अगर हो जाता है तो टर्म कॉमन जब लेंगे तो भी टर्म छोटा हो सकता है। तो कैसे टर्म को छोटा किया गया है, जो भी क्वेश्चन आज बोर्ड पे बताएंगे उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे प्रॉपर्टीज अप्लाई करने में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये अलजेब्रा बेस्ड है। देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछता तो क्वेश्चन आसान होता है, एक्सपेंड कर दीजिए जो आया, लेकिन यहाँ आंसर जो है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, ध्यान देना है। तो इसके लिए आप अगर एडवांस मैथ, हम लोग के समय एडवांस मैथमेटिक्स चलता था, उसमें हार्डर फैक्टर सिखाया जाता था, लेकिन अब तो ऐसा सिलेबस भी नहीं है। लेकिन डिटर्मिनेंट का जब इसमें हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो फैक्टराइजेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट फैक्टराइज्ड फॉर्म में ही आएगा। अब जो क्वेश्चन है प्रूफ करना है, तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट लिखते हैं, LHS 1 1 1 b + c b² + c² c + a c² + a² a + b a² + b²। अगर किसी भी क्वेश्चन में ये डिटर्मिनेंट में अगर 1 1 दिखाई दे, 1 1 1, तो एकदम क्वेश्चन देख के मुस्कुरा दीजिए, पहले बनना तय है। क्यों बनना तय है, हम बताएं कि डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी जब लगाइएगा तो बस यही सोचना है कि 0 हो जाए, टर्म छोटा हो जाए, या टर्म कॉमन बन जाए किसी एक रो या एक कॉलम में। तो देखिए 1 1 1 ये इशारा करता है कि 0 बना दो हमको। कैसे 0 बना दीजिएगा, तो 1 1 1 है, तो 1 में से 1 घटा देंगे 0 बन सकता है, 1 में से 1 घटा देंगे 0 बन सकता है। अब बताइए एक कॉलम में डबल 0 आ रहा है, तो जब एक कॉलम में डबल 0 आ रहा है तो एक्सपेंड करेंगे तो 2 0 वाला काम तो बच जाएगा। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 1 1 1 दिखाई दे तो बस माइनस करके 0 बना देना है। कोई टर्म तो कॉमन है नहीं, अगर टर्म कॉमन हो तो कॉमन लेने पर भी ध्यान देना है, और नहीं तो पहले टर्म को 0 बना देना है। तो ये बताइए इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये हमारा फर्स्ट रो है, तो लिखेंगे R1 में चेंज करना है। किसके मदद से चेंज करेंगे, R2 के मदद से, तो R2 को इसमें माइनस करना होगा तो 0 हो जाएगा। वैसे ही अब इसको भी इसके मदद से 0 बना सकते हैं। R2 में चेंज करेंगे, किसके मदद से, R3 है नीचे, तो R3 के मदद से इसको भी 0 बनाया जा सकता है। अब एक चीज दिमाग में आएगा कि सर जैसे R1 में R2 घटा दिए तो 0 हो गया, R2 में R3 घटा दिए तो 0 हो गया, तो अब वही मन कर रहा होगा कि एक और नीचे भी घटा दे तो 0 हो जाए, लेकिन नहीं। ध्यान रखिएगा कि
जिस रो में चेंज कर दिए उस स्टेप में, अभी इस स्टेप में किस रो में चेंज कर दिए, R1 में चेंज कर दिए, R2 में चेंज कर दिए। अगर अब तीसरा में चेंज करना है तो तुम जिसमें चेंज किए हो इसी स्टेप में, उसका मदद उस स्टेप में हम लोग नहीं लेते हैं। अभी बताइए इस स्टेप में किस किस में चेंज कर दिए, R1 में चेंज कर दिए, R2 में चेंज कर दिए, तब R1 और R2 का मदद चेंज करने में नहीं लेंगे, इसलिए R3 में किसी को हम लोग यहाँ माइनस नहीं करेंगे। ध्यान रखना है बात। हम बोले कि एक ही स्टेप में जिस रो में चेंज कर दिए फिर उस रो का यूज दूसरे रो में चेंज करने के लिए नहीं लेना है। यानी कि अगर इस तरह का जोड़ घटाव करते हो तो 2 ही रो में चेंज करना है, तीसरा में नहीं जा सकते क्योंकि 2 रो में ऑलरेडी चेंज हो चुका। अब इसका मदद हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो चलिए जो चेंज लिखे हैं 1 1 क्या करना है, 0 करना है। ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं इस तरह का ताकि प्रॉपर्टीज लगाने में एक्सपर्ट होना है आपको। कैसे देखिएगा, 1 - 1 0। अब इसको इसमें से माइनस करना है, माइनस करने आना चाहिए। c से c कैंसिल हो जाएगा, a c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब R2 में किसको माइनस कर रहे हैं, R3 को, 0 c माइनस b c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बोलिए, देखिए जैसे ही चेंज किए 1 1 के कारण 0 0 आ गया। अभी नहीं कि एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि हम बताएं कि जो आंसर लाना है उस पे भी टारगेट कीजिए। आंसर फैक्टराइज फॉर्म में है, अगर आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो आंसर एकदम पॉलिनोमियल टाइप एक्सप्रेशन आएगा। अब फिर आपको मेहनत करना पड़ जाएगा फैक्टराइजेशन के में जाने की। इसलिए जैसे ही 0 हो भी जाए तो एकदम नज़र को तेज रखना है और ढूंढना है कि कहीं कोई टर्म कॉमन तो नहीं है, क्योंकि जब तक कॉमन नहीं लेंगे आंसर फैक्टराइज फॉर्म में नहीं आएगा, या डायरेक्ट आएगा तो फिर आप मेहनत कीजिए फैक्टराइजेशन में। तो चलिए देखिए, हम बोले नज़र को तेज कर लेना है, क्या देखने के लिए, कॉमन टर्म देखने के लिए। तो 0 में तो सब कॉमन होता है, b माइनस a है। अब बचपन का फॉर्मूला है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को लिख सकते हैं आप b माइनस a इंटू b प्लस a। तो बोलिए b माइनस a कॉमन आएगा कि नहीं, तो लिखेंगे टेकिंग b माइनस a कॉमन फ्रॉम R1 c माइनस b फ्रॉम R2। देख सकते हैं हम लोग b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, b माइनस a b प्लस a। c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, c माइनस a c प्लस a। तो देखिए 0 में सब कॉमन होता है, b माइनस a कॉमन ले रहे हैं, तो b माइनस a कॉमन। इससे क्या कॉमन ले रहे हैं, c माइनस b कॉमन। बताए थे कि मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं या कॉमन लेते हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से, लेकिन डिटर्मिनेंट में जब मल्टीप्लाई करते हैं या कॉमन लेते हैं तो कोई एक रो में या एक कॉलम से कॉमन लेते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ, 0, b माइनस a कॉमन तो 1, b प्लस a। क्यों b प्लस a बच रहा है, समझ रहे हैं सब लोग। देखिएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b माइनस a b प्लस a, तो b माइनस a बाहर चला गया है, 0 1 c प्लस b। अब ये जैसे है वैसे लिखेंगे। अब डबल 0 हो गया। आप चाहिएगा तो यहाँ 1 1 है, फिर चेंज करके आप 0 बना सकते हैं, लेकिन अब डायरेक्ट एक्सपैंड कर देंगे तो भी डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ सकता है। तो अब लिखेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग C1। क्यों C1 को चुने, बताए थे कि जिस रो या कॉलम में 0 ज़्यादा हो उसी के अलोंग एक्सपैंड कर दीजिए। तो C1 के अलोंग एक्सपैंड करें,
पहले बाहर में दो फैक्टर्स। अब यहाँ जरा देखिए b माइनस ए है और हम लोग को क्या चाहिए a माइनस बी। कोई बात नहीं, इसे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। ये c माइनस बी है और हम लोग को क्या चाहिए b माइनस सी। माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर हो जाएगा ये b माइनस सी। ध्यान दीजिएगा आंसर पर भी टारगेट रखना है। अब एक्सपैंड करना है। अब किसके लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं C1 के लॉन्ग। तो हम बोले हैं कि एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, लेकिन 0 0 को नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे काम खत्म है। तो सिर्फ किसको लिखने जा रहे हैं हम लोग 1 एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। ध्यान दीजिएगा ये डबल 0 को छोड़ दिए हैं, सिर्फ 1 को लिखे हैं। तो एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, पहला रो या पहला कॉलम का साइन होता है प्लस माइनस प्लस, तो इसका साइन क्या होगा प्लस। अब इसके रो और कॉलम को छुपा लेंगे, 1 के रो और कॉलम को छुपा लेंगे, तो बचा क्या 1 b प्लस ए 1 c प्लस बी। अब देखिए दो माइनस फैक्टर में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a माइनस बी b माइनस सी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए माइनस, ध्यान दीजिए आदर डालना है, मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, ब्रैकेट में टर्म को रखिए a माइनस बी b माइनस सी। अब b से b कैंसिल हो जाएगा तो बचा c माइनस ए। तो देखिए जैसे ही फैक्टर जो कॉमन टर्म था उसको बाहर निकालते गए, कैलकुलेशन भी इजी हो गया और आंसर जो आया वो फैक्टराइज फॉर्म में आया। नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, ये यहाँ भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन टफ है अगर डायरेक्ट आप एक्सपेंड करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में लिख देगा प्रॉपर्टीज अप्लाई करके बनाइए। तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करने का मतलब कि प्रॉपर्टीज लगाइए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए लास्ट में। ध्यान दीजिएगा LHS a प्लस एक्स वाई जेड x a प्लस वाई जेड। अब देखिए हम बोले कि टर्म को 0 कर दीजिए या टर्म छोटा कीजिए या टर्म को कॉमन बना दीजिए। तो देखिए यहाँ एक x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए, इतना बड़ा टर्म फैक्टराइज्ड में, तो कोशिश करेंगे वही कॉमन आ जाए। तो रो को ऐड करके देखना है, कभी कॉलम को ऐड करके देखना है, कभी 2 ही कॉलम को ऐड करके देखना है, कभी 2 कॉलम का डिफरेंस लेके देखना है। यानी कुछ कुछ मन में करना है ताकि दिखाई दे कि कोई फैक्टराइज्ड वाला टर्म आ रहा है क्या। तो देखिए ये जो टर्म है डायरेक्ट यहाँ से आ रहा है, a प्लस एक्स है y है z है, तो हम C1 में चेंज कर देंगे। तो C1 में क्या चेंज कर रहे हैं C2 और C3 को ऐड कर रहे हैं। तो आप देखिए C1 में चेंज करते समय किस किस कॉलम का मदद लिए हम C2 का और C3 का। ये दोनों का मदद इसलिए लिए कि इसके पहले इस स्टेप में C2 और C3 में हम कोई चेंज नहीं लिखे हैं। तो C1 में किसको ऐड करना है C2 और C3 को। चलिए ऐड कर लीजिए। तो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बाकी जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब बताइए जैसे ही C1 में चेंज किए C2 और C3 को ऐड करके, तो पूरा का पूरा टर्म ये कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम C1, C1 से कॉमन ले रहे हैं, लिख दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ लिखेंगे 1 1 1 y a प्लस वाई वाई z z a प्लस जेड। अब ये जो 1 1 है
बताएं कि जैसे ही डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 दिखाई दे खुश हो जाइए, एकदम मुस्कुराइए। कारण है 1 1 0 बना देगा। तो कैसे 0 बनाएगा? माइनस करेंगे तब 0 बनेगा। तो चलिए R3 में R2 को माइनस कर देते हैं और R2 में R1 को माइनस कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। काम वही करना है जिससे टर्म छोटा 0 या कॉमन हो जाए। तो बताइए क्या बच रहा है? पहले तो बाहर में जो टर्म है उसको लिखेंगे a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब R1 में हम कोई चेंज नहीं किए हैं, तो जैसे R1 है लिख लिए। चेंज किस में किए हैं? R2 में क्या किए हैं चेंज? R3 को माइनस किए हैं तो 0 a माइनस है। फिर वैसे ही ये R2 में चेंज किए। अब R3 में एक मिनट देखिए, यहाँ पे एक चेंज मिस्टेक है। कारण बोले हैं कि जिसमें चेंज करना है उस स्टेप में उसका यूज नहीं करना है। तो R3 में भी हम लोग किसको माइनस कर रहे हैं? R1 को, क्योंकि यहाँ चेंज किस में किए हैं? R2 में और R3 में, R1 में नहीं, इसलिए R1 से चेंज करते जाएंगे। चलिए माइनस कर दीजिए तो 0। ध्यान दीजिएगा R3 में R1 को हम माइनस कर रहे हैं 0, इसको माइनस कर दिए a। अब बताइए किसके अलोंग एक्सपैंड करना चाहिए? यहाँ एक्सपैंडिंग अलोंग C1, कारण डबल 0 है। R3 के अलोंग भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो बस सिर्फ क्या बच रहा है? एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। बाकी दो को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 0 0 है। तो अब 1 का साइन प्लस, प्लस पहला रो है, प्लस माइनस प्लस होता है। अब इसके रो और कॉलम को छुपा लीजिए, तो a माइनस ए 0 a। तो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 1 है, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a स्क्वायर माइनस 0, तो फाइनली आया a स्क्वायर a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। एक ही क्वेश्चन को और भी कई मेथड से बना सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम एक और मेथड आपको समझाते हैं। ये मेथड तो आप समझ गए होंगे कि C1 में पहले चेंज किए C2 और C3 को ऐड करके, तो कॉमन टर्म आ गया। कॉमन के बाद 1 1 आ गया, तो 1 1 वाला क्वेश्चन जहां दिखाई दे माइनस करके 0 बना देना है। और उसके बाद कॉमन है तो कॉमन लीजिए, नहीं तो एक्सपैंड कर दीजिए, तो एक्सपैंड कर दिए। दूसरा ये है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोचिए, हम बोले कि टर्म को कॉमन बनाइए, छोटा बनाइए या 0 बनाइए। तो बोलिए यहाँ देखिए, तो इसमें अगर इसको माइनस कर देंगे तो x खत्म हो जाएगा, सिंपल a बचेगा। इससे इसको माइनस कर देंगे तो y खत्म हो जाएगा, माइनस a बचेगा। इससे इसको माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 भी हो रहा है, टर्म छोटा भी हो रहा है। वैसे इसको इसमें माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो a बचेगा, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो माइनस है। तो आप R1 में R2 घटा सकते हैं डायरेक्ट, R2 में R3 घटा सकते हैं डायरेक्ट। टर्म छोटा हो जाए, एक्सपैंड कर दीजिए, आंसर आएगा। लेकिन हम बताएं कि कैसे फैक्टराइज्ड में अगर कोई फैक्टराइज्ड टर्म दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो देखिए C1 में जैसे ही C2 और C3 को जोड़े हैं, जो टर्म कॉमन चाहिए वही टर्म आ गया डायरेक्ट। उसके बाद तो फिर 1 1 का कहानी धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन का जो सेकंड टाइप है, प्रूव विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कि यहाँ डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड नहीं करना है, यानी प्रॉपर्टीज के मदद से ही आपको बताना होगा कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। तो प्रॉपर्टीज बताए थे दो जगह जहाँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। एक बताए थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का है तब उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है।
और एक बताए थे कि अगर डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो भी उसका आंसर 0 होता है। तो देखते हैं जो डिटर्मिनेंट गिवन है 1 1 1 BC CA AB, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करके हम लिख रहे हैं AB AC BC AB CA BC, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आएगा। अब इसका आंसर 0 दिखाना है, वो भी एक्सपेंड किए हुए, तो आपके पास 2 ही तरीका है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स तो है नहीं। दूसरा अब है कि 2 रो या 2 कॉलम को सेम दिखा देंगे तो 0 हो जाएगा, या तीनों एलिमेंट अगर लगातार किसी रो या कॉलम में 0 है तब भी आंसर 0 होगा। मान लीजिए ये 0 0 0 हो जाए, तब इसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए सोचेंगे कि कैसे 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल करते हैं। तो हम बताएं देखिए सबसे पहले कि बड़ा कॉलम कौन है, तो बड़ा कॉलम ये है। तो चलिए हम C3 में चेंज करने जा रहे हैं। अब हम बोले हैं कि कुछ ऐसा चेंज करो कि टर्म 0 हो जाए, कॉमन बन जाए या छोटा हो जाए। तो देखिए अगर सिर्फ इसको इसमें ऐड कर दें, हम किसको ऐड कर रहे हैं C3 में, C2 को ऐड करने पर देख लीजिए AB BC AC आ जाएगा, AB BC AC आ जाएगा, AB BC AC आ जाएगा। तो ये जैसे ही ऐड करेंगे तो टर्म कॉमन हो जाएगा। तो लिखिए 1 1 1 BC CA AB। अब देखिए AB, अब इसको इसमें ऐड कर दिए तो BC प्लस CA लिख सकते हैं, AB BC प्लस CA, तीनों है यहाँ ऐड करने पर आ रहा है AB BC प्लस CA। अब बोलिए ये पूरा टर्म कॉमन है, C3 में क्या कॉमन है, तो AB प्लस BC प्लस CA, तो C3 से कॉमन लेंगे AB प्लस BC प्लस CA। तो किससे कॉमन ले रहे हैं, C3 से, तो C1 में नो चेंज, C2 में नो चेंज। अब इसे कॉमन ले लिए, तो पूरा कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 1 1, पूरा कॉमन ले लिए तो 1 1 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ C1 और C3 आइडेंटिकल है, तो जब 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कोशिश करना है कि टर्म को क्या बनाना है, कॉमन, छोटा या 0 बना दें। तो यहाँ देखिए टर्म को कॉमन बनाए तो 2 कॉलम आइडेंटिकल है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, 0। नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिसमें बिना डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किए प्रूफ करना हो, यानी कि प्रॉपर्टीज अप्लाई करके ही ये लाना होगा, यानी एक डिटर्मिनेंट को ट्रांसफॉर्म करके ये डिटर्मिनेंट लाना है। तो ध्यान दीजिएगा, LHS B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, A प्लस P P प्लस Q X प्लस Y। अब इस डिटर्मिनेंट को में क्या किया जाए कि ये आ जाए, तो देखिए इसमें सारे हर जगह टर्म स्प्लिट है, स्प्लिट किया हुआ है, यहाँ टर्म सिंगल सिंगल है। तो देखिएगा B प्लस C प्लस A
ए प्लस बी। तो हम लोग पहले R1 में R2 और R3 को ऐड कर देंगे। तो R1 में R2 और R3 को जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिए 2A 2B 2C, यहाँ 2P 2Q 2R 2X 2Y 2Z। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो हर जगह 2 R1 में कॉमन आएगा, तो 2 चाहिए बाहर, तो 2 कॉमन भी ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐड कर रहे हैं, किसमें चेंज है? R1 में। क्या चेंज है? R2 R3 को ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो 2B प्लस, अब देखिए 2B 2C 2A हर जगह आ रहा है कि नहीं, तो हम 2 बाहर करते हैं और A प्लस B प्लस C लिखते हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ ऐड करेंगे तो 2P 2Q 2R आएगा। इसको ऐड करेंगे तो 2X प्लस Y प्लस Z आएगा। बाकी जैसे है नो चेंज। A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। अब बताइए, कॉमन यहाँ पे 2 आ गया और 2 चाहिए भी हम लोग को, तो जो टर्म चाहिए और कॉमन आ जाए उसको बाहर कर लीजिए। तो 2 बाहर कर लेंगे, लिखना है टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1। तो क्या बचा? A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। अब देखिए यहाँ 3 टर्म है और नीचे में डबल टर्म है, लेकिन आपको आंसर में क्या चाहिए? सिंगल। तो जैसे ही A प्लस B प्लस C को यहाँ माइनस कर दें तो B आ जाएगा माइनस B, इसमें माइनस कर देंगे तो माइनस C। तो देखिए यहाँ B और C चाहिए, वैसे ही अगर इसको माइनस करेंगे दोनों में तो Q और R भी मिल रहा है। तो यहाँ देखिए चेंज क्या करने जा रहे हैं हम लोग, R2 में R1 माइनस करेंगे, R3 में भी R1 माइनस कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि 2 टर्म कैंसिल हो जा रहा है और सिंगल टर्म जो चाहिए वो बच रहा है। तो 2 टाइम्स, चलिए चेंज R1 में नहीं हो रहा है, तो R1 जैसे है वैसे लिख लीजिए, B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z। अब किस में चेंज कर रहे हैं? तो R2 और R3 में। किसके मदद से? तो R1 के मदद से। तो R1 को जब माइनस करेंगे तो A और C कैंसिल हो जाएगा, माइनस B बचेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो माइनस जब करेंगे तो माइनस B बचेगा यहाँ। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस C बचेगा। अब R इसको माइनस करना है तो माइनस Q बचा, माइनस R बचा। माइनस कीजिए, R2 में भी R1 को माइनस करना है और R3 में भी R1 को माइनस करना है, तो माइनस Y माइनस Z बचा। तो देखिए जो टर्म चाहिए वही टर्म आ गया, सिंगल हो गया, लेकिन माइनस है तो माइनस मैनेज होगा। लेकिन अभी भी ऊपर में 3 टर्म, एक ही टर्म में 3 पार्ट है, यहाँ सिंगल चाहिए A P X। तो देखिए एक बार अब R1 में चेंज कर दीजिए, R2 और R3 को माइनस करके ये प्लस कर दिए। R1 में किसको प्लस कर रहे हैं? R2 और R3 को। फायदा 20 माइनस भी खत्म, C माइनस C खत्म, A बच जाएगा। तो चलिए A प्लस B प्लस C ऐड कर रहे हैं जी। R1 में किसको? R2 और R3 को। तो B और C तो खत्म हो गया, सिर्फ A बचा। Q और R खत्म हो जाएगा, सिर्फ P बचेगा। Y और Z खत्म हो जाएगा, सिर्फ X बचेगा। यहाँ है माइनस B Q Y C R माइनस Z। अब बताइए माइनस एक्स्ट्रा है R2 में भी और R3 में भी, तो हम बताए हैं, फिर से मेरा स्टेटमेंट सुनिए।
मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करेंगे या कॉमन लेंगे तो हर एलिमेंट से, डिटर्मिनेंट में जब मल्टीप्लाई करेंगे या कॉमन लेंगे तो एक रो या एक कॉलम से। तो एक माइनस कॉमन लेंगे R2 से और एक माइनस कॉमन लेंगे R3 से, तो दो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो A P X B Q Y C R Z। तो देखिए जो टारगेट था बिना एक्सपैंड किए डिटर्मिनेंट को हम लोग ले आए हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है। देखिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये भी प्रूफ करना और ये भी प्रूफ करना, हालांकि ये दोनों रिजल्ट सेम ही है। देखिए ध्यान से, ए बी सी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही रिजल्ट आएगा, लेकिन ये रिजल्ट देने के पीछे क्या कारण है? नहीं तो डायरेक्ट यही प्रूफ करने के लिए देता। देखिए ये बी इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है दिया हुआ, ये बस आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसमें करना क्या है, क्या कॉमन आ रहा है। ये देखिए कॉमन में क्या आ रहा है, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, यानी टर्म क्या क्या चाहिए आपको, 1/a चाहिए, 1/b चाहिए, 1/c चाहिए। इंटरमीडिएट रिजल्ट यहाँ इसलिए दिया है कि आपके दिमाग में ये बात आ सके कि कुछ ऐसा करेंगे तो ये कॉमन आ सकता है, कुछ करने पर, प्रॉपर्टीज अप्लाई करने पर 1/a 1/b 1/c, और बगल में a b c भी है। तो ये इंटरमीडिएट जो दिया हुआ है ये बस आपको इंडिकेट कर रहा है कि इस डिटर्मिनेंट में करना क्या है। ध्यान दीजिएगा, LHS 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। आप चाहिएगा तो डायरेक्ट एक्सपैंड कर दीजिए, 1 1 है तो 0 बना दीजिएगा और एक्सपैंड कीजिएगा, ये आएगा। लेकिन कहेगा कि प्रॉपर्टीज से ये लाना है फैक्टराइजेशन में, तो प्रॉपर्टीज लगाएंगे हम लोग। देखिए कैसे, क्या चाहिए, पहले ए बी सी चाहिए और 1/a 1/c 1। तो देखिए 1 1 है, हम लोग जबरदस्ती कॉमन लेते हैं। देखिए कैसे लेते हैं कॉमन, ए बी सी। अगर हम ए बी सी है, हम चाहते हैं कि ए कॉमन लें, है नहीं कॉमन, लेना चाह रहे हैं कॉमन, तो जब ए कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बच जाएगा। बाकी जगह क्या करेंगे, जहाँ ए नहीं है कॉमन ले रहे हैं तो उस ए से डिवाइड कर देंगे। यहाँ ए नहीं है तो ए से क्या कर देंगे, डिवाइड। यानी कि जब कॉमन ले रहे हो नहीं तो उतना ही टर्म से क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए, रिजल्ट मैनेज हो जाता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, टेकिंग ए फ्रॉम R1, B from R2, C from R3, इससे A कॉमन लिए, इससे B और इससे C। तो देखिए A यहाँ से आया, B और इससे C आया, तो A B C बाहर में आ गया। अब जरा कॉमन लीजिए इससे A, तो बताइए यहाँ A नहीं है, हम कॉमन ले रहे हैं, तो A से क्या करना होगा, डिवाइड। A कॉमन ले लिए तो 1, नहीं है तो डिवाइड, नहीं है तो डिवाइड। अब इससे B कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ B है नहीं है, कॉमन ले रहे हैं तो डिवाइड, नहीं है तो डिवाइड, यहाँ नहीं है तो डिवाइड। अब क्या कॉमन लिए हैं, इससे C, तो 1/c 1/c 1/c, C कॉमन ले लिए यहाँ 1। तो बोलिए कॉमन लेना तो सीख गए होंगे। इससे A कॉमन लिए, B कॉमन लिए हैं R2 से और C कॉमन लिए हैं R3 से। तो देखिए ABC भी आ गया। अब जो टारगेट है 1/a 1/b 1/c, तो देखिए 1/a 1/b 1/c, तो हम लोग चेंज कर लेते हैं। R1 में R2 और R3 को ऐड करके, R1 में R2 और R3 को ऐड करके चेंज कर रहे हैं, तो A B C। तो चलिए R1 में R2 और R3 को ऐड कर रहे हैं, तो देखिए पहले एकदम अरेंज करके लिख रहे हैं हम। 1 है, 1/a है, 1/b है, 1/c। वैसे ही इसमें भी ऐड करेंगे तो 1 है, 1/b है,
1/c है, 1/a भी पहले से है, लिखिए आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। चलिए a b सीक्वेंस में लिख दें c। यहाँ R1 में R2 और R3 को ऐड कर रहे हैं तो 1 आएगा, 1/a आएगा, 1/b आएगा, 1/c, 1/a 1/b 1/c। बाकी जैसे है लिख लीजिए। अब देखिए जो टर्म यहाँ फैक्टराइज्ड है, फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, वो टर्म यहाँ कॉमन है। तो R1 से क्या कॉमन लेने जा रहे हैं हम लोग? 1 + 1/a 1/b 1/c। तो देखिए बाहर में ऑलरेडी ABC है। अब लिखेंगे टेकिंग कॉमन 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ये पूरा टर्म कॉमन लेने जा रहे हैं R1 से, तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अब जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहला में से पूरा कॉमन ले लिए R1 से बचा। अब ये क्या बचा? तो 1/b, 1 + 1/b 1/b, 1/c 1/c 1। अब देखिए अब यहाँ से जो टर्म चाहिए वो तो आ गया, लेकिन फिर भी डिटरमिनेंट बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये तो और आसान हो गया। 1 1 1 है तो हम बताए हैं कि 1 1 जैसे साइड माइनस करके 0 बना देंगे। तो यहाँ चेंज कर रहे हैं, C1 में C2 माइनस करके और C2 में C3 माइनस करके। इसमें इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ABC 1 + 1/a + 1/c। चलिए माइनस कीजिए, 1 - 1 0 0 1 1/b। बाकी अब जैसे है लिख देते हैं। इसमें से इसको माइनस कर दिए तो -1 1 0 -1। C1 में C2 माइनस किए हैं और C2 में C3 को माइनस करके जो आया लिख दिया। अब एक्सपैंड कर देते हैं R1 के लॉन्ग, एक्सपैंडिंग अलोंग R1। तो ABC 1 + 1/a + 1/b 1/c। अब बोले किसके लॉन्ग एक्सपैंड किए? हम R1 के लॉन्ग। तो R1 में प्लस माइनस प्लस, तो ये 2 0 को लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ लिखेंगे एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। तो ये तो खत्म, 0 0 छोड़ दिए। तो 1 का साइन क्या होगा? प्लस, पहला रो है प्लस माइनस प्लस, तो एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। तो 1 के रो और कॉलम को छुपा लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो देखिए एक बीच वाला ये टर्म आ गया। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक टर्म प्रूव हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये सेकेंड टर्म आ रहा है। देखिए ABC, यहाँ A कैंसिल हो जाएगा BC, यहाँ B कैंसिल हो जाएगा CA और यहाँ C कैंसिल हो जाएगा AB। तो इंटरमीडिएट टर्म बता रहा था कि कौन सा स्टेप फॉलो करना है, क्लियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लेक्चर में हम आपको बताएं कुछ क्वेश्चंस जिसमें आपको सिखाएं कि प्रॉपर्टीज क्यों अप्लाई करते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन इजी होता है, कभी कभी जो टारगेट दिया रहता है वो टारगेट लाने के लिए भी अप्लाई होता है। तो जो क्वेश्चन बताए हैं पहले उसको दोबारा जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपके पास जो बुक हो, शुरू का 12-13 क्वेश्चन जरूर आपसे बनेगा किसी भी बुक का। तो जो बताए हैं क्वेश्चन पहले उसको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपके पास जो एक्सरसाइज जो बुक हो उसका एक्सरसाइज बनाना है।
डाउट होता है भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, अगले लेक्चर में उसको क्लियर कर देंगे। हाँ, कुछ डाउट आया हुआ था एक आध दो, तो अगले लेक्चर में वो सारा डाउट आपको क्लियर मिलेगा। आज प्रॉपर्टीज को सिखाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।